नमस्कार दोस्तों। आज इस चैनल पर मैं एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रही हूँ। सीसैट की भूमिका अपने आप में पीसीएस परीक्षा में महत्वपूर्ण है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और आज से मैं पुराने प्रश्न पत्रों को इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराऊंगी। और आते हैं प्रश्न पत्र पे। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। लब्ध प्रतिष्ठा, लुब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसका आंसर सी होगा, लब्ध प्रतिष्ठ। वर्तनी की दृष्टि से लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध शब्द है। अब दूसरा शब्द देखते हैं। पूछ रहा है कि अविकारी शब्द नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि पूछता क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। नहीं है, इनमें से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। तो इसमें जो सर्वनाम है वो विकारी शब्द है, ना कि अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि पतंग का कौन सा इसमें से एक अर्थ नहीं है? बादल, नाव, चंग, पक्षी। तो बादल जो है ये पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या क्या है? नाव है, चंग है, पक्षी है। और अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पूछ रहा है कि तत्सम। तत्सम और तद्भव क्या होता है? तो तत्सम वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव शब्द वो कहलाते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो आम, काष्ठ, हाथ और दूध। तो इसमें से जो काष्ठ है, काष्ठ अर्थात काठ, ये तत्सम शब्द है। आम का तत्सम होगा आम्र, काठ का तत्सम काष्ठ, हाथ का हस्त, दूध का दुग्ध। पांचवा प्रश्न है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार, विवृत्ति, प्रत्युक्त। तो इसका आंसर होगा डी, प्रत्युक्त, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। प्रत्युत्तर किसका होता है? उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर। और प्रत्यागत क्या होता है? कि लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ए, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो इसमें डी, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य क्यों शुद्ध नहीं है? तो वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह 7वें नहीं, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा नहीं, पाठ बहुत लंबा है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। 7वें प्रश्न पे आते हैं। दिया है कि इनमें से मुहावरों तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा है छाती लगाना, अर्थ प्रसन्नता से फूले न समाना। छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। छाती उमड़ना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती फटना, आलिंगन करना। छाती लगाना, अर्थ होगा इसका आलिंगन करना। और छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले न समाना। और छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना, दिलवाना, जीना और लिखना। तो बी जो है दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है।
जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इनके दो रूप होते हैं, गिरना से गिराना और गिरवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना। अगला प्रश्न है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका, आँच, आरसी, आदर्श और अदरक। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द होगा आरसी। आँच का तत्सम होगा अर्ची, आरसी का आदर्शिका और आदर्श, अदरक का आर्द्रक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? च, झ, क, छ। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य। कंठ में क वर्ग, जैसे जो क वर्ग के शब्द हैं, वर्ण हैं, तालु में च वर्ग के, मूर्धा में ट वर्ग के, दंत में त वर्ग के और ओष्ठ में प वर्ग के जो वर्ण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो इसमें से पूछा है कि कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो क तालव्य नहीं है, ये कंठ है, जबकि च, छ, झ वर्ण तालव्य है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं, जैसे ई, च वर्ग, य और श, ये तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य वर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य, शस्य, कुलीन, कांतार, आभारी। तो कांतार जो है ये पर्यायवाची है अरण्य का, और अन्य पर्यायवाची होते हैं वन, कानन, विपिन, बीहड़, विटप, अक्ष आदि। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धि है, वह शब्द है श्रीमान, परिषद, सम्राट और श्रीयुत। तो श्रीयुत में हलंत संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप श्रीयुत होगा। प्रश्न नंबर 13 है कि किन्नर का संधि विच्छेद है। किम धन्नर, किन धनअर, किन धन्नर, कित धन्नर। तो किम धन्नर होगा किन्नर का सही शुद्ध संधि विच्छेद। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। उत धन्नायक बराबर उन्नायक, उत धन नीति बराबर उन्नति, परम धंतु बराबर परंतु। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली जो भारतीय भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा, पंजाबी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। और खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। प्रश्न संख्या 15 में है कि तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म असंगत है? छत्र, छत, चैत्र, चैत्र, चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण। तो डी जो है वो असंगत है, क्योंकि पत्ता का तत्सम शब्द पत्र होगा, बाकी सभी शुद्ध शब्द हैं।